अप्सरा और योगिनी क्या एक ही स्तर की अलग अलग ऊर्जा हैं? योगिनी और अप्सरा स्त्री वर्ग होने के कारण लोग इसको एक ही शक्ति मानते हैं। जो अप्सराएं होती है इनका मेन काम होता है लुभाना, सम्मोहन, आकर्षण। योगिनियों की बात आती है तो योगिनी एक ऊर्जा के स्तर पर इसको देखा जाता है। इसके पावर बहुत अंतर है जो कि तो योगिनियों को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी ही क्या है? गलतफहमी ये है कि लोग योगिनियों को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, न वो उनको ऊर्जा को समझ पाते हैं। जैसे सारे स्तर की शक्तियाँ होती वैसी ये भी है, जबकि उसको आप एक देवी का रूप दे सकते हैं। माँ काली की जो योगिनी है वो शक्ति तो है, क्योंकि अब कई बार आपने देखा होगा शरीर में शक्ति आती है, वो एक तरंग आता है, वो भी एक झटके के लिए। लेकिन ये है कि उनकी एक तरंग जो आती है वही। नमस्कार और स्वागत है आपका तांत्रिक अनिल कुमार गुरुजी के एक नए एपिसोड के साथ। जैसे कि हमने पहले एपिसोड्स में बात करी थी परियों की, योगिनियों की, हमारी अप्सराओं की और बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म शरीरों की, और आज हम उन्हीं में से दो ऐसी शक्तियों को और गहराई से जानने के लिए हमने गुरुजी को वापस से बुलाया है और जानेंगे कि अप्सरा और योगिनी हमेशा हम लोग इन्हें एक जैसा मानते हैं, एक ही स्तर पर मानते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक ही स्तर की दो अलग अलग शक्तियां हैं? क्या सिर्फ अलग अलग नाम हैं? तो आज इन्हीं को और गहराई से जानेंगे, क्योंकि जब हम योगिनी और अप्सरा की बात करें तो इनका उल्लेखन हमारे कई ग्रंथों में, कई पुराणों में, तांत्रिक ग्रंथों में और बहुत जगह आपको मिलता है। अगर मैं बात करूं अप्सराओं की, आकर्षण, मोहना, सौंदर्य, इनका काम इसी तक क्या सीमित है? और अगर मैं सिर्फ योगिनी की बात करूं तो क्या योगिनियां एक साधना और एक चेतना के स्तर तक ही सीमित है? आज हम इनको और गहराई से जानेंगे और समझेंगे कि यहाँ तक इन्हें सीमित कर देना क्या सही है या नहीं। क्या इनकी जो ऊर्जा है वो इससे कई गुना ज़्यादा है भी या नहीं? तो चलिए शुरू करें बातचीत और समझते हैं अप्सराओं और योगिनियों के बारे में। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। तो जैसे हमारा लास्ट एपिसोड था जिसमें हमने परियों की बात करी, योगिनियों की बात करी, हमने अप्सराओं की बात करी और बहुत सारी सूक्ष्म शरीरों की बात करी जी। तो सर हमारे पास ना बहुत सारे क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं, हमारे ऑडियंस के भी मन में आते हैं कि अप्सरा और योगिनी क्या एक ही स्तर की अलग अलग ऊर्जा हैं? इनको लोग हमेशा एक जैसा क्यों मानते हैं? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि योगिनी और अप्सरा स्त्री वर्ग होने के कारण लोग इसको एक ही शक्ति मानते हैं, इनके एक ही पावर को मानते हैं। अगर हम इसको गहराई से देखें और अच्छे से अगर हम समझें तो जो अप्सराएं होती है इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है लुभाना, सम्मोहन, ठीक है, आकर्षण, सुगंधित। इस तरीके से ये अपने साधक को लुभाती है। जैसे ये कार्य भी करती है तो मेन कार्य इन्हीं के यही होते हैं कि आकर्षण करना, सम्मोहन करना, वशीकरण करना, इन चीज़ों में इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ओके। योगिनियों की बात आती है तो योगिनी एक ऊर्जा के स्तर पर इसको देखा जाता है। योगिनी शक्ति, इसके पावर बहुत अंतर है जो कि परियों की पावर से कई गुना अधिक है। तो सर जब हम अप्सरा को देखते हैं हमारे मन में सौंदर्य आता है, आकर्षण का भाव आता है, लेकिन यहीं अगर हम योगिनियों की बात करें हमारे मन में साधना, शक्ति का भाव आता है। तो क्या सिर्फ इनको यहीं तक सीमित कर देना, क्या ये हमारी भूल है? क्या इनकी जो ऊर्जा है, इनकी जो शक्ति है, इससे कई गुना ज़्यादा है? सबसे बड़ी भूल ये है कि जैसे कहते हैं कि योगिनियाँ या अप्सरा ये हल्की होती है। अच्छा, ठीक है, या हर साधक इसको सिद्ध कर लेता है। करनी और कथनी में फ़र्क होता है। अच्छा, ठीक है। जो योगिनियाँ हैं, योगिनी को जब सिद्ध किया जाता है तो इसका एक ही कार्य नहीं है, ये कई प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। जैसे कि साधक को आगे बढ़ाना, साधक की हर इच्छा पूरी करना,
साधक की भावनाओं को समझना, यहाँ तक कि अगर कोई साधक इसको सिद्ध कर लेता है तो ये उसके दरबार तक चलाने में सक्षम है। अच्छा। जिसको कहते हैं भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, उसको देखने तक के लिए सक्षम है। अच्छा, क्योंकि ये जो ऊर्जा है बहुत पावरफुल ऊर्जा है। तो अगर मैं बात करूं योगिनी और अप्सराओं के मूल उद्देश्य में क्या सबसे बड़ा अंतर है? सबसे बड़ा अंतर ये है कि जैसे अप्सरा ज़्यादातर जो सिद्ध की जाती है, जी। इसके जो मेन कार्य होती है ये आकर्षण बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है। जैसे मान लो आप मार्केट में हो, ठीक है, मार्केट में हो, आपका कोई बिजनेस है या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, तो ये आपको ऐसी शक्ति प्रदान करती है जिससे आपका आकर्षण, मोहन बढ़ता है कि जो क्लाइंट आपके पास होता है वो आपकी तरफ आकर्षण होता है, वो खिंचा चला आता है। जी हाँ। ओके। और जो योगिनियाँ होती हैं, योगिनियाँ आपकी रक्षा करती है, आपको गलत रास्ते से बचाती है, बुरी संगत से बचाती है और आपके हर कार्य में सक्षम है। ओके। ये इनका मूल उद्देश्य जो है दोनों का अलग अलग है। ये आपके पूर्ण कार्य में सक्षम है और अप्सरा केवल सम्मोहन तक सीमित है। ओके, तो सर जब एक उल्लेखन आता है हमारे पुराणों में, हमारे तांत्रिक ग्रंथों में कि 64 योगिनी, तो 64 योगिनियों का जो इतना उल्लेखन है, ये तंत्र में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्योंकि जो 64 योगिनियाँ हैं, जैसे मैंने अभी कहा, इनकी ऊर्जा बहुत पावरफुल है। जी। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान में ग्रंथों में भी और वैसे भी योगिनियों के कई जगह मंदिर हैं। मध्य प्रदेश में पूरा 64 योगिनी मंदिर है। जी। ठीक है, कहीं यूपी में जाओ, छत्तीसगढ़ में जाओ, तो इनके स्पेशली जो मंदिर हैं उनकी जो आकृति है वो बिल्कुल गोलाकार में है। अच्छा। अन्य मंदिरों से अलग गोलाकार में है। तो इनको जो है कहते हैं, जो हमारी देवी होते हैं माँ काली, उसकी भी ये योगिनियों में गिनी जाती है कि ये योगिनी शक्तियाँ जो है ये माँ के साथ से चली हुई है। अच्छा, जी। तो मतलब ये माँ की गणिकाएं कह सकते जी हैं। जी, तो इसलिए इनकी जो पावर है वो बहुत तीव्र है, उसे तीव्रता के साथ ये कार्य करते हैं। ओके। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे कार्य कर लेते हैं जो साधक इसको सिद्ध कर लेता है उसके पास शायद ही कोई कमी हो। बाकी ये साधक के ऊपर निर्भर होता है कि वो किस तरीके से शक्ति को रख रहा है, किस तरीके से उसको कर रहा है। ओके, तो सर क्या योगिनियों को सिर्फ एक शक्ति मान लेना, उसी स्तर तक रखना, क्या ये सही है? जी नहीं, पूर्णतः सही नहीं है। या फिर हम इन्हें कह सकते हैं कि चेतना के किसी स्तर पर हम इसको समझें, इसको जानें, इनकी साधनाएं करें और इनकी कृपा प्राप्त करें। ये चेतना ही सबसे मूल आधार है एक साधक के लिए। जब तक वो खुद चेतना को जागृत नहीं करेगा, ऊर्जा को जागृत नहीं करेगा, जी। तो चेतना कैसी आएगी? चेतना तभी जागृत होती है जब कनेक्शन जुड़ता है। अच्छा। तो चेतना भी उसकी उसी पावर के हिसाब से उसके पास आती है साधक के, जिस हिसाब से साधक उसको चाहता है। ओके, तो सर योगिनी और यक्षिणी के बीच में भी बहुत संबंध माना गया है। जी। क्या इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? क्या ये एक ही स्तर की ऊर्जा है या इनकी इन भी दोनों? ऊर्जा अलग अलग है। जैसी कैटेगरियां हैं ऐसी ही सब ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। चलाने का, साधना करने का, हर चीज़ का तरीका अलग है, भोग का तरीका अलग है, उनकी पावर्स, ऊर्जा, काम बहुत डिपेक्ट अलग अलग है। अच्छा। जैसे मैंने अभी योगिनी के बारे में बता रहा हूँ। जी। ठीक है, योगिनी जब सिद्ध होती है, जैसे मेरा एक साधक है, उसने योगिनी सिद्ध करी है। जी। तो उसके बाद उसने और कोई शक्ति सिद्ध नहीं करी। अच्छा। क्योंकि उसी ने उसको इतना दे दिया है कि वो अपना दरबार भी लगाता है, अपना रोजगार भी कर रहा है। जैसे कहते हैं कि तन मन धन हर चीज़ में उसको सर्वगुण संपन्न बना दिया है। अच्छा। जी। तो योगिनी और यक्षिणी को अगर किसी साधक को समझाना हो तो इनका संबंध आप कैसे समझाएंगे कि ये दोनों ऊर्जाएं अलग अलग हैं, इनकी शक्तियां अलग हैं, इनके उद्देश्य अलग हैं? जैसे मैंने अभी समझाया कि योगिनी जो है ये माँ काली की योगिनियाँ कही जाती है।
ओके। ठीक है, वैसे बात यही समाप्त नहीं होती। 64 योगिनी, 64 माया, 64 काली, इस तरीके की इनका एक वृत्तांत चलता है। जी। तो जब इनकी पूरी पावर अलग अलग साधक जिस हिसाब से उसको सिद्ध करता है, क्योंकि नाम भी अलग अलग हैं, तो अच्छा। उस हिसाब से सिद्ध करने के हिसाब से ये उनके साथ में कार्य करने में सक्षम है। अच्छा। तो जो यक्षिणियाँ होती है, यक्षिणी की जो पावर है वो अलग है। यक्षिणी गलत काम करने में भी सक्षम है, लेकिन योगिनी गलत काम नहीं योगिनी करती। गलत काम नहीं करती। योगिनी सत्य के मार्ग पे चलती है। सत्य जो सत्य पे चलता है उसी के साथ योगिनी टिकती है, क्योंकि उसकी कुछ शर्तें होती हैं। अच्छा। कि जैसे कि झूठ नहीं चलना, मनमानी नहीं चलना, अहम नहीं आना चाहिए। ठीक है, नियमित उसके कुछ विधान है उसको समझना। अगर आप उसके हिसाब से चलते हैं तो आपको भरपूर सुख शांति देती है। अच्छा। और अगर आप उसके विपरीत चलोगे तो फिर गलत भी करती है। अच्छा। ठीक है, लेकिन यक्षिणियाँ ज़्यादातर गलत कामों के लिए ही सिद्ध होती है। हालांकि करते काम अच्छे भी हैं, वो साधक के ऊपर निर्भर है, लेकिन उसको जो भी काम बोलोगे वो उसके लिए करने को तैयार होती है। तो सर, अगर कोई साधक इन दोनों की ही साधना करना चाहे, जैसे आपने बताया अभी कि 64 योगिनियों का विवरण है और हर एक योगिनी किसी एक पर्टिकुलर कार्य के लिए पूर्ण होती है, जी, तो साधक कैसे पहचाने कि उसको कौन सी योगिनी की साधना करनी चाहिए? यह गुरु के ऊपर निर्भर करता है। जब साधक साधना करता है तो पहले गुरु से परामर्श होता है कि उसको किस चीज़ के लिए साधना करनी है। जी। फिर गुरु उस हिसाब से उसको उस योगिनी या यक्षिणी उसकी साधना उसको प्रोवाइड करता है, उसके पूरे विधान के साथ, कि आपको इस यक्षिणी की या इस योगिनी की साधना करनी चाहिए जो आपके लिए इस कार्य के लिए फलदायी है। अच्छा। जी, तो मतलब बिना गुरु मार्गदर्शन के भी योगिनी की साधना हो, चाहे अप्सरा साधना हो, चाहे कोई भी साधना हो, जी, नहीं करनी चाहिए। नहीं करना चाहिए। ये चीज़ मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि बिना गुरु की अंधेरी रात। जी। आजकल लोग यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से उठा लेते हैं साधनाएं, किताबों में मिल किताबों जाती है से सर। मिल जाती है, उसको करने लग जाते हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम मिलता है उनको। कोई भी उसमें सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि मंत्र तो दे रखा है लेकिन विधि नहीं है। विधि दे भी रखी है तो वो अधूरी है। अच्छा। दूसरा, ठीक है, विधि भी दे रखी है, मंत्र भी दे रखा है, लेकिन आपके पीछे कौन खड़ा है? जब ऊर्जा आ रही है उस ऊर्जा को कौन संभालेगा? आपके अंदर इतना तप है कि ऊर्जा को आप संभालो। जब वो ऊर्जा आएगी तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगी। बिल्कुल। ठीक है, डिस्टर्ब करेगी। मान लो हाजिर हो भी गई है, आपने सिद्ध कर भी लिया है, लेकिन वो आपके वचनों पे नहीं चलेगी। जब वचनों पे नहीं चलेगी तो आगे कुछ ना कुछ आपको दिक्कत पहुंचाएगी। अच्छा। इसलिए कहा जाता है कि बिना गुरु की निगरानी में साधनाएं नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास गुरु हो तो ही साधना करनी चाहिए। अच्छा। अप्सराओं का क्या होता है कि जब नए साधक तैयार होते हैं जी। तो जो साधना की जर्नी शुरू होती है वो अप्सरा से ही शुरू होती है। अच्छा। कारण, क्योंकि अप्सरा सौम्य है, ठीक है, आकर्षण सम्मोहन वाली है, तो जितनी जल्दी अप्सरा सिद्ध होती है उतनी जल्दी और कोई साधनाएं सिद्ध नहीं होती। अच्छा। इसलिए प्रत्येक साधक को यही दिया जाता है कि अगर आप साधना लाइन में उतर रहे हो तो पहले छोटी छोटी सीढ़ियों से चलना सीखो। बिल्कुल सही सर। ठीक है, अगर अप्सरा सिद्ध कर ली तो उनको एक आदत हो जाती है बैठक की, शक्ति को समझने की, शक्ति को देखने की, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबकी तीसरी आँख खुली हो। सही बात है। ठीक है, नेत्र खुले हों। तंत्र में जब इंसान बढ़ता है साधना लाइन में तो सबकी ही थर्ड आई नहीं खुली होती है। देखोगे कैसे? अगर आप साधना कर रहे हैं या किसी के बारे में जानना है, शक्ति को देखना, कैसे देखोगे? पावर तो है नहीं। तो उसके लिए क्या होता है कि जब छोटी शक्तियाँ आपके सामने आती है तो आपको अनुभव करवा देती है। अच्छा। ठीक है, तो उसको आप देखने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। तो सर, ऐसे कोई अप्सराओं के अनुभव अगर आप हमारे साथ बता पाएं। जैसे कि मेरा एक साधक है, उसने पहली बार जब साधना करी अप्सरा की तो वो पहले जीरो था।
अच्छा। उसको जो था मतलब बेसिक ही था, हम्म। ना ही उसने कोई साधना करी थी ना वो करना चाह रहा था। जी। लेकिन अपना तो सिस्टम ये है कि जो अपने पास आएगा उसको कुछ ना कुछ आगे बढ़ना है और सीखना है, बिल्कुल सही। अनुभव प्राप्त करने हैं। तो जब वो बैठा साधना में, 3 दिन की साधना करी उसने मेनका अप्सरा की। जब वो अप्सरा की साधना में बैठा तो दूसरे दिन से उसको अनुभव होना शुरू हो गया। अच्छा, कैसे अनुभव? अनुभव उसके क्या हुआ कि जैसे गुलाब की एकदम महक चलनी शुरू होगी, हल्की हल्की पायलों की झनकार, ठीक है, हल्की मधुर आवाज में गुनगुनाना कि कोई गाना गा रहा है। अच्छा। उसका कॉल आया मेरे पास कि गुरुजी यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं उठ जाऊँ? मैं उठना नहीं, तो आराम से बैठा रहे। बोला इधर ऐसे हो रहा है। मैंने कोई नहीं, तो अपना जाप करता रहे। फिर तीसरे दिन जब बैठा तो वो सामने आई तो उसको पहले दिखाई नहीं दी। मैंने उसको बोला नहीं दिखाई दे तो अभी जाप कर। उसने केवल आवाज़ मारी कि उसको ये बोल कि है तो मुझे प्रत्यक्ष में दिखाई दे। फिर उसने उसको बोला कि अगर हो तो प्रत्यक्ष में आओ। फिर उस दिन भी नहीं आई। फिर चौथे दिन जा कर के वो प्रत्यक्ष में आई, ऐसे सामने जैसे हम बात कर रहे हैं इसी तरीके से उसने बात करी। तब जाके उसको शक्ति का अनुभव हुआ कि वाक्य में शक्तियाँ मारती तोड़ती नहीं है, डराती नहीं है। जो उसका भय था वो निकल गया। अच्छा। तो उसके बाद जब उसको सिद्ध किया, फिर उसने अपने काम बढ़ाने के लिए उससे वचन मांगा, तो उसके कार्य में उसकी मदद करनी शुरू कर दी। अच्छा। आज की डेट पे उस बंदे के पास कम से कम 8 से 10 शक्तियाँ हैं, अच्छा। उग्र भी और सम भी। ओके। तो पहला ही अनुभव आपको सब कुछ सिखा देता है और आपके डर को पहला ही अनुभव निकाल देता है। बिल्कुल सही। तो नए साधक को मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आप साधना लाइन में उतर रहे हो तो सीधे ऊपर मत चढ़ो, नीचे सीढ़ी से शुरू करो। बिल्कुल सही। तो ऐसे ही अगर कोई अनुभव है आपके शिष्यों का योगिनियों को लेकर तो आप प्लीज़ वो भी हमें बताएं। जी, मेरा एक शिष्य है, ठीक है, वो टेरी में है। अच्छा। तो जब उसने योगिनी साधना करी तो उसके पास वो जो है माँ काली साधक ही है, ठीक है, उसकी कुल देवी भी माँ है, इष्ट भी माँ है। अच्छा। तो उसने बोला गुरुजी मैं माँ को तो सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसकी योगिनी को सिद्ध करना चाहता हूँ। अच्छा। तो उसने दीक्षा ली। मैंने उसको पूर्णता से बेसिक ही करवाया 3 महीने। तो जब उसने बेसिक ही पूरा करा, बेसिक करने के बाद क्योंकि उसकी बैठक अच्छी थी, अच्छा। एक साधक की बैठक कम से कम 5 साढ़े 5 घंटे होनी चाहिए स्थिरता के साथ, अच्छा। उच्च लेवल की शक्तियों के लिए, तब तो वो पूर्णता सिद्ध कहलाता है। अच्छा। कई बार साधक क्या करते हैं, बैठक तो होती नहीं है, 1.5 घंटे 2 घंटे को कहते हैं कि हमारी तो इतनी बैठक है। साधना में बैठते हैं, फिर शरीर दर्द करने लग जाता है, शरीर हिलने डुलने लग जाता है। फिर कहते हैं हमें साधना ये सफल नहीं हो रही है, हमें सफलता नहीं मिल रही है। जी। तो जब तक बैठक और स्थिरता के साथ नहीं होगी तो कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं होती। अच्छा। ठीक है, तो उसकी बैठक अच्छी थी क्योंकि वो दरबार लगाता था। अच्छा। तो उसने जब योगिनी साधना में वो बैठा पहले दिन, तो उसको इतनी गर्मी महसूस हुई क्योंकि योगिनी भी एक अग्नि तत्व है, ठीक है। तो उसने मेरे को कॉल किया कि गुरुजी मेरे को 5वें माला से मेरे से बैठा नहीं जा रहा है। मैं दिक्कत क्या हो रही? कह रहा मेरा पूरा शरीर तप रहा है। मैंने उसको कुछ विधान बता रखा था, मैंने कहा इसको कर, इससे कंट्रोल हो जाएगा। पहले दिन उस बैठा, उसको कंट्रोल किया। फिर दूसरे दिन बैठा, दूसरे दिन से हल्के अनुभव होने शुरू हुए। अच्छा, जैसे जैसे कि उसके कानों में आवाज़ आनी शुरू हो गई। तीसरे दिन जब वो बैठा तो तीसरे दिन उसको ऐसे लग रहा है कि मेरे आगे पीछे कोई घूम रहा है। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे के अनुभव बढ़ते गए। 7वें दिन जब उसको पूर्ण अमृत के साथ योगिनी सामने आई तो उसमें कुछ भूख की कमी थी। अच्छा। उसने उसको 2 झापट मारी कि क्या है ये, भोग नहीं, कुछ नहीं, बुलाया क्यों? फिर उसने मेरे को कॉल किया, ये तो मार रही है, इसको देखिए डर लग रहा है। तो उसके अर्ध वस्त्र पहने हुए थे, आधे वस्त्र पहने हुए थे। मैंने उसको बोला क्या भोग मांग रही, पूछ। बोला यहाँ पे लौंग बतासे नहीं है, सुपारी नहीं है, खाली बर्फी है और फूल है।
तो मैंने चीज़ तो पहले रखनी चाहिए भाई। तो बोला आप क्या ना माफ़ी मांग। तो उसने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद फिर गुरु की दुआई दे करके फिर उसने वचन करे। जब वचन हुए तो जो दरबार वो पहले चलाता था उस दरबार में स्वयं योगिनी बैठ करके उसका पूरा दरबार चला रही है। अच्छा। पूरा इलाज उतारा जितना होता है सारा खुद करते हैं। तो उसके अनुभव अगर उसमें थोड़ी सी गलती हो गई तो फिर मारने पीटने पे शुरू हो जाती है। अच्छा। जी। अब जबकि पहली साधना थी उसकी, लेकिन वो कह रहा हूँ दरबार चलाता था, उसकी बैठक अच्छी थी, स्थिरता थी उसके अंदर, उसने ऊर्जा को एकत्रित कर रखा था, जिसके तप से वो जल्दी सिद्ध हो गई। ओके। हाँ तो मतलब सर योगिनियाँ मारती भी हैं? हाँ, गलत होगा तो मारेगी, अच्छा। क्योंकि स्वभाव ही उग्र है उनका। तो योगिनियों को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी ही क्या है? सबसे गलतफहमी ये है कि लोग योगिनियों को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, न वो उनको ऊर्जा को समझ पाते हैं। उनकी नज़रों में ये होता है कि एक स्त्री वर्ग की शक्ति है, जैसे सारे स्त्री वर्ग की शक्तियाँ होती वैसी ये भी है, बिल्कुल। जबकि उसको आप एक देवी का रूप दे सकते हैं। अच्छा। माँ काली की जो योगिनी है वो शक्ति तो है, जी। क्योंकि अब कई बार आपने देखा होगा कि शरीर में शक्ति आती है, ठीक है, तो रियली में कौन सी माँ काली आ रही है? योगिनी भी पूरी कोई झेल नहीं पाता उसकी ऊर्जा को, वो एक तरंग आता है। अच्छा। वो भी एक झटके के लिए। जब हम नॉर्मल थोड़ी देर एसी बंद होने के वजह से हम छोटी सी गर्मी को नहीं झेल पा रहे हैं, इनकी ऊर्जा को झेल पाएगा कोई? कोई भी नहीं। लेकिन ये है कि उनकी एक तरंग जो आती है वही बहुत कुछ कर जाती है, अच्छा। ये पूर्णतः से नहीं आती है। अच्छा, जो लोग बोलते हैं कि उनके ऊपर माँ काली सवार हो रही है या सवारी आ रही है, सवारी आ रही है, वो माँ काली नहीं, ना योगिनी आती है, वो सिर्फ एक तरंग आती है। तरंग आती है, उसी तरंग में पावर बन जाती है। अच्छा। क्योंकि ये इसको हम मिथ्या भी नहीं कह सकते कि नहीं आती है। अगर कोई ऐसी सर हिला के दिखा दे, अगर नॉर्मली अगर कोई इतना सर हिलाएगा जितना हिलाते हैं तो 2 मिनट में गर्दन इधर उधर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन उनके 10 मिनट बाद देखो अपना शरीर नॉर्मल हो जाता है। जी। तो तरंग तो आती है, लेकिन वो उतनी आती है कि जितना बंदा झेल पाए। झेल पाता है। अच्छा। ये है। तो सर जैसे कि हम लोगों ने सुना भी है कि आदि शक्ति, महाविद्याओं, इनका संबंध भी कहीं ना कहीं योगिनी से जुड़ा हुआ है, तो क्या ये सच है? और अगर सच है तो कैसे जुड़ा हुआ है? जी, जैसे कि मैंने अभी बताया, जी। ठीक है, कि ये माँ की ही शक्तियों में आती है। जी। ठीक है, आपने देखा होगा राजा को कभी काम करते हुए देखा? नहीं। राजा कभी काम नहीं करता, काम तो प्रजा ही करती है ना, जी। मंत्री करते हैं। तो ऐसे ही हर एक शक्ति के साथ उसके सेवक, उसके गण, गणिकाएँ, योगिनी ये जुड़ी होती है, अच्छा। जो कि आगे के मार्गदर्शन में अपने साधक को प्रदान करती है। क्योंकि आपको या किसी को भी लगता है कि हम डायरेक्ट कनेक्शन पे है, पावर हाउस पे, लेकिन नहीं है। बीच में पलक लगे हुए हैं, मीटर लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उन्हीं के थ्रू करंट आ रहा है। अच्छा। ठीक है ना। अब ये शक्तियाँ जो है ये माँ की तो हैं, जी। ठीक है। आदि शक्ति कौन है? आदि शक्ति भी तो माँ काली है, बिल्कुल शिव सही। की अर्धांगिनी है, शिव शक्ति जिसको कहते हैं, जी। शिव ही शक्ति है। एक है ना शिव ओम हम, ओम विश्व का शब्द है, शिव शिव है, शक्ति है, ठीक है। हम में ही शिव है, शिवोहम। शिवोम, ठीक है। तो आदि शक्ति तो उसी का स्वरूप तो है, बिल्कुल सही। पूरा ब्रह्मांड उसी का है, ये केवल समझने का फेर है। कहते हैं लोग कि हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ ब्रह्मांड है, सारी शक्तियां हमारे अंदर ही है, बस हमें उन्हें ढूंढने की एक लालसा होनी चाहिए, एक चेतना हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जीरो, ठीक है, शून्य, शून्य को समझो, शून्य में ही मैं हूँ, अरे मेरे में ही ब्रह्मांड है, मेरे में ही शून्य है। ठीक है। ये समझने, जिसने ये समझ लिया उसने सब सिद्धियाँ प्राप्त कर ली। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो क्या सर एक साधक पर निर्धारित होता है कि वो इंसान जो साधना कर रहा है वो शक्ति की ओर जाएगा या सिर्फ आकर्षण में ही उलझा रह जाएगा?
ये साधक की नीयत के ऊपर निर्भर करता है कि साधक की नीयत क्या है, अच्छा। साधक कितनी गहराई में है, साधक किस हिसाब से शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। हम्म। अगर साधक के अंदर अहम आ जाता है या गलत कार्यों के लेके वो साधनाएं करता है तो शक्ति उसी रूप में उसका परिवर्तन होती है। पहले तो सिद्ध होती ही नहीं है, अगर होती भी है तो उसी रूप में उसके साथ में जुड़ेगी। अच्छा। अगर आपकी नीयत बिल्कुल सही है तो आपके साथ शक्ति जल्दी भी जुड़ेगी और आपके पूर्ण कार्यों में भी सक्षम रहेगी। तो इसमें सबसे बड़े नियत का ही फर्क है। नियत का फेर है। अगर नियत साफ हो, किसी की भावनाओं से जुड़ी हो, किसी को मदद करने की भावना अगर रखता हो कोई साधक, तो वहाँ पे वो शक्ति का स्तर आता है। अगर वही लालच मन में भरा हो, लोभ भरा हो, जी, तो वही शक्ति आपको सिर्फ आकर्षण तक ही भ्रमित करके जैसे कि आपको मैं कई घुमाती वीडियो रहेगी। में ये चीज़ पहले भी कह चुका हूँ साधकों के लिए कि अगर आपको शक्तियाँ सिद्ध करनी है तो शक्तियों से प्रेम करना सीखो। बिना प्रेम के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जहाँ आपके मन में प्रश्नों की संख्या शुरू हो जाती है और उस प्रश्नों को हल करने के लिए आप साधना में बैठते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। सफल तभी हो सकते हो जब आप निस्वार्थ से प्रेम बस किसी को अपनी तरफ आकर्षण करो। और आकर्षण करने के लिए आपका हृदय स्वच्छ होना चाहिए, आपकी वाणी स्वच्छ होनी चाहिए, आपके आचरण स्वच्छ होने चाहिए। बिल्कुल सही सर। जी, तो सर, अगर कोई साधक दोनों ही विषयों में अध्ययन कर रहा हो, चाहे वो अप्सरा हो चाहे वो योगिनी हो, तो उसको क्या समझने की ज़रूरत है कि वो दोनों शक्ति अलग अलग हैं? उनकी ऊर्जाओं को समझने की क्या उसको ज़रूरत होती है? उसको सबसे पहले तो दोनों शक्तियाँ अगर वो करना चाहता है तो उसको अपना मकसद देखना चाहिए, किस मकसद के लिए वो करना चाह रहा है। दूसरा, उसके अंतर को समझना चाहिए, जैसे कि मैंने स्टार्ट में अंतर बताया, जी। उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गलतफहमी लोग रहते हैं कि दोनों स्त्री वर्ग की शक्तियाँ हैं और दोनों का काम एक ही है। जी। हर कार्य एक इंसान नहीं कर सकता, हर कोई अपने कार्य में माहिर है। तो ऐसी भी शक्तियाँ हैं, प्रत्येक शक्ति अपने कार्य में अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो उसको सबसे पहले अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए पहले शक्तियों के बारे में अच्छे से मनन करें, उसी के बाद शक्तियों को सिद्ध करें। क्या इन दोनों ही अवतरणों को बाहरी सत्ता तक समझ लेना, क्या ये सही है, या हमें आंतरिक चेतना तक, उसके स्तर पर भी जाने की ज़रूरत है? जब तक आप अंतर उस पर नहीं जाओगे तब तक आप कुछ नहीं समझ सकते। बाहरी चेतना चेतना नहीं होता, जी। क्योंकि हमारे पंच धातु का शरीर है। ठीक है, स्थूल शरीर, इससे क्या समझ लोगे? कुछ नहीं। जब तक हृदय के कनेक्शन को, सूक्ष्म शरीर को शक्ति से नहीं जोड़ोगे, ऊर्जा से नहीं जोड़ोगे, तरंग से नहीं जोड़ोगे तो क्या समझ लोगे? सबसे ज़रूरी है कि अपर मैं बार बार कहता हूँ, अंतरात्मा को कनेक्शन से जोड़ो, जिसको आप चाहते हो उससे जोड़ो, तभी आपको पराशक्ति प्राप्त होगी। स्थूल शरीर में कुछ नहीं है, स्थूल शरीर तो एक ढांचा है, खेल तो असली अंदर है, जिसको आपको समझना है। तो सर, अंत में मैं यही आपसे समझना चाहूँगी कि अप्सरा साधना या कोई भी करे अगर साधक योगिनी साधना, तो उसमें उनका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल उद्देश्य होना चाहिए कि अगर वो सत्य के मार्ग के लिए कर रहे हैं, अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं, तो साधनाओं में बिंदास होकर बैठें गुरु इजाज़त के साथ, तो उनको सफलता मिलेगी। अगर वो गलत कार्यों के लिए या केवल आकर्षण सम्मोहन तक रहते हैं तो कोई फायदा नहीं। ओके, मतलब ये इतनी महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने आत्म परिवर्तन कर सकें, आकर्षण कर सकें और उनको अच्छे से समझ सकें। कर सके। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। आज हमारे ऑडियंस को और इवन मुझे भी एक गहरी चर्चा का विषय मिला, जहाँ पे आज हमने बहुत अच्छे से समझा कि अप्सरा साधना इतनी क्यों इम्पोर्टेंट होती है, क्या उसका मूल उद्देश्य है, क्या उसका सार है,
और साथ में हमने ये भी समझा कि ये योगिनी साधना है, ये और अप्सरा दोनों अलग अलग हैं, स्त्री वर्ग की हैं, लेकिन दोनों की अपनी अलग अलग महत्वता है। योगिनी अगर मैं बात करूं तो ये माँ काली के साथ रहती हैं, इनको हम एक दैवीय शक्ति भी मान सकते हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सारे टॉपिक्स लेके आपके साथ दोबारा से जुड़ेंगे। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म शक्तियां हैं जिनके बारे में हम और गहराई में अध्ययन आपके साथ करेंगे। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। धन्यवाद।